हेलो एवरीबॉडी, हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में डाइट के बारे में या खाने पीने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये डाइट वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं और हर बीमारी के लिए अलग तरह का डाइट प्लानिंग होता है। हम बेसिकली, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो हम बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो डाइट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उस बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद हमसे पूछते हैं कि किस तरह का डाइट पेशेंट ले सकता है, क्या वो अपना पुराना डाइट, नॉर्मल डाइट जो था उसको कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम नियर नॉर्मल डाइट अलाउ कर देते हैं। बेसिक कुछ प्रिंसिपल उसमें रहता है कि तेल, घी, नमक, शुगर, नॉन वेजिटेरियन फूड या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ये कम रखना है उसको। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं घर पे ज़्यादातर वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें बने जितना तेल, घी का कंजम्पशन कम रखें, शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम लें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप उस नॉर्मल डाइट को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। हार्ट अटैक के बाद थोड़े टाइम के लिए पेशेंट जब डर जाते हैं तो वो डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इससे बहुत बेनिफिट होगा। पर एक्चुअल में डाइट से बेनिफिट पेशेंट को तब होता है जब वो लॉन्ग टर्म तक उस डाइट को अच्छे से मेंटेन करे और उस डाइट को स्ट्रिक्टली लाइफ टाइम फॉलो करे, तब उसको बेनिफिट होगा। और उसका अगर बेनिफिट होना भी चालू होगा तो भी कई सालों के बाद होगा। तो इसलिए अगर 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कोई आदमी स्ट्रिक्ट डाइट कर भी ले तो भी कोई मतलब नहीं है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो जिसके रिलेटिव्स अपने पेशेंट को उबला हुआ खाना खिलाना चालू कर देते हैं, सिर्फ बॉइल्ड फूड। तो वैसा खाना लोग 10 दिन 15 दिन खा सकते हैं, उसके बाद पेशेंट जिद पे आ जाता है कि नहीं भाई अभी जो होना है हो, मेरे को तो नॉर्मल खाना दो, नहीं तो ऐसे तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा। तो इस तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन क्रैश डाइट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंट का पेशेंस भी चला जाएगा, उसका बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उसकी भी हार्ट के हीलिंग के लिए भी जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसको नहीं मिलेगा और वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में क्रैश डाइट करवाने का या सिर्फ बॉइल्ड खाना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। जो रेगुलर पेशेंट खाता है उसको ही प्रॉपरली प्लान करके डाइटिशियन के साथ डिस्कस करके उसको पेशेंट को लेना चाहिए। यूजली डाइटिशियन के साथ अगर एक बार सिर्फ डाइट चार्ट लेके पेशेंट चले जाते तो उसकी भी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, क्योंकि उस एक लिखे हुए या प्रिंटेड डाइट को कंटिन्यूसली डेली फॉलो करना भी मुश्किल होता है। ज़्यादातर अगर रेगुलर बेसिस पे आप डाइटिशियन के साथ कंसल्टेशन में है तो ही उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में फूड स्टफ्स को मिक्स करने का न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी रहता है और सारे न्यूट्रिएंट्स भी पेशेंट को मिल जाते हैं और उसका टेस्ट भी बेटर रहता है। इस तरह के पेशेंट्स को अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को खिलाना चाहिए। इससे पेशेंट को डाइटरी डिसऑर्डर्स वगैरह कम होंगे, उसका टेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम, लॉस ऑफ टेस्ट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होगा। डाइट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने से लोगों का न्यूट्रिशन पूरी तरह से चला जाता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पेशेंट को बेनिफिट कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होने लगता है और लॉन्ग टाइम तक इस तक को मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हार्ट अटैक के बाद मेडिसिन से रिलेटेड भी पेशेंट को कई बार एसिडिटी या ब्लोटिंग या गैस वाली प्रॉब्लम्स होती है, पर कुछ फूड स्टफ्स हैं जैसे कि ज़्यादा मसालेदार है, स्पाइसी फूड या ज़्यादा गर्म खाना खाने से भी एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हार्ट अटैक के बाद कुछ मेडिसिन से ब्लोटिंग या गैस ज़्यादा होता है तो ऐसे पेशेंट्स को बीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रोकली या पत्ता गोभी जैसी सब्जियाँ, प्याज, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन फूड्स ये सब भी थोड़ा कम लेना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी, इनको फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह भी थोड़ा कम लेना चाहिए। इससे थोड़ा गैसेस डिस्टेंशन या पेट फूला लगना, इस तरह के सेंसेशंस पेशेंट को थोड़ा कम हो जाते हैं। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से ब्लॉकेजेस चले नहीं जाते, ना इनका पूरी तरह से बढ़ना पूरी तरह रोका जा सकता है। इससे बेनिफिट थोड़ा बहुत ही होता है और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस को रखने से ही होता है। बहुत स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स करने से इसको बहुत फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए उम्र दराज पेशेंट को हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी 70-80 साल उम्र है उनका एक्सपेक्टेड सर्वाइवल ही उतना ज़्यादा नहीं है कि उनको डाइट रेस्ट्रिक्शन रखने से बहुत फ़ायदा हो। इसलिए ऐसे पेशेंट में बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस रखने का ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। कई पेशेंट हमें सॉल्ट और स्पाइसी फूड के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर पेशेंट स्पाइसी खाना ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना चाहिए। नमक बहुत ज़्यादा, अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो नहीं लेना चाहिए, बीपी कम है तो ज़्यादा ले सकते हैं। सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स को कई लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंधा नमक या काला नमक यूज़ करते हैं, या लो सोडियम सॉल्ट फार्मेसीज़ में अवेलेबल है। पर ये लो सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स जो हैं ये थोड़े कॉस्टली तो होते हैं
पर इसमें पोटेशियम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट अगर किडनी की जिनको बीमारी है वैसा लोग अगर इस तरह का नमक लेते हैं तो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ज़्यादातर स्पाइसी फूड से ज़्यादा सॉल्ट को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तीखा खाना अगर पेशेंट ज़्यादा लेता भी है तो उतना मना नहीं, पर ज़्यादातर हमने देखा है कि तीखा खाने में नमक ऑलरेडी ज़्यादा हो ही जाता है, तो ओवरऑल ज़्यादा तेल मसालेदार खाना कम ही रखे तो अच्छा है। यूजली इंडियन डाइट जो नॉर्मली व्यक्ति लेता है उसमें नमक का कंटेंट ऑलरेडी 10 से 12 ग्राम पर डे होता है, और जिस सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं उसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए दिन भर में 3 से 4 ग्राम तक का सॉल्ट परमिसेबल होता है, यानी एक छोटा चम्मच खाली, जिसमें कि आप सब्जी वगैरह में भी जो डाल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो ज़्यादातर लोग को प्रैक्टिकली ये करना चाहिए कि एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने में बिल्कुल नहीं लेना है, और जो सब्जियां वगैरह भी बना रहे हैं उसमें भी कम से कम सॉल्ट लेना है। अदरवाइज़ हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा नमक अगर बंद कर दिया तो उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलते। अगर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन आपको करना है तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना ज़रूरी है। तेल घी के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। ज़्यादातर प्लांट बेस्ड ऑयल्स यानी कि सफोला, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, इस तरह के ऑयल्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर है हार्ट के लिए। हालांकि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये शो करता है कि इससे हार्ट के ब्लॉकेजेस ठीक हो सकते हैं या अच्छे हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। जितना कम ले ऑयल उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सैचुरेटेड फैट, देसी घी, ये सब थोड़ा टेस्ट एनहांसमेंट के लिए ले सकते हैं, पर अदरवाइज़ जितना कम ले उतना अच्छा। कई लोग का पुराना कॉन्सेप्ट होता है कि देसी घी खा के हमारे गाँव में लोग की हेल्थ अच्छी थी तो देसी घी खाना चाहिए, पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये शो करती है कि उससे कोई बेनिफिट है। बेसिकली जिन लोगों की हेल्थ अच्छी थी वो उनकी बाकी हैबिट्स या उनके लाइफस्टाइल की वजह से था, रादर दैन बहुत ज़्यादा देसी घी से उनको कोई बेनिफिट था। क्योंकि फ़ैट किसी भी फॉर्म में आप लोगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, पर मलाई निकाल के लेना चाहिए। मलाई में कोलेस्ट्रॉल या फैट बहुत ज़्यादा होता है। कॉड लिवर ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले ऑयल्स थोड़ा बहुत फ़ायदा तो करते हैं, क्योंकि उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो कंटेंट रहता है वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस को रिवर्स करता है, पर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको खाने का ज़रूरत रिकमेंडेड नहीं है। ले तो फ़ायदा है, नुकसान नहीं। नॉन वेजिटेरियन फूड जिन लोग लेते हैं उसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट पूरी तरह बंद नहीं है। फ़िश ले सकते हैं, लेकिन फ़िश ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि वो तली हुई नहीं हो, सेकी हुई हो या स्टीम्ड हो। मटन चिकन जो लोग लेते हैं वो पीसेस बिल्कुल कम रखें, ग्रेवी जितना वो लेना चाहे ले सकते हैं। एग का वाइट पोर्शन ले सकते हैं, पर इसके अलावा नॉनवेज का फ्रीक्वेंसी ओवरऑल कम ही रखे तो अच्छा है, महीने में 1-2 बार से ज़्यादा ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन किसी किसी पेशेंट्स में बोलना पड़ता है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जो नॉर्मल इंडियन का लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ज़्यादा पानी पीने से बॉडी प्यूरिफाई होती है या बॉडी शुद्ध होती है या सारा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वो हार्ट पेशेंट्स में यूजली इतना एप्लीकेबल नहीं होता, खासकर अगर किसी पेशेंट का पंप फंक्शन ज़्यादा ख़राब है तो। यूजली 30-35% से नीचे पंप फंक्शन अगर किसी का हो या किसी को सांस फूलने का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को हम यूरिन बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा पानी पीता है और वो पेशाब से नहीं निकलता है तो वो एक्स्ट्रा पानी लंग्स में भर जाएगा और पेशेंट को सांस फूलने का तकलीफ ज़्यादा होगा। तो इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए, खासकर जिनका पंप फंक्शन ख़राब है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है। और ये फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में सिर्फ पानी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कोई भी तरल पदार्थ जो भी वो लेता है, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ जो भी वो लेता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी को कट डाउन कर दिया और दूध, जूस, जितना भी चाय पी रहे हैं वैसा अलाउड नहीं है। ये सारे तरल पदार्थ को मिला के लगभग दिन भर में 1 लीटर जैसा रहना चाहिए। अगर किसी का हार्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसमें हम 1 लीटर से भी कम फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पर मेंटेन करते हैं। जिनका पंप फंक्शन थोड़ा मैनेजेबल है उनको 1 से 1.5 लीटर का अलाउ करते हैं। जिनका पंप फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, चाहे वो मल्टीपल प्लास्टिक्स भी हो चुके हों और उनको सांस फूलने का अगर तकलीफ नहीं है तो वो नॉर्मल पानी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ये पानी के साथ आपको नमक का भी रेस्ट्रिक्शन थोड़ा करना पड़ता है। पर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल प्यासे रहना है, आपको पानी पीना ही नहीं है, प्यास लगे तो भी नहीं पीना, वैसा नहीं है। अगर प्यास लगे तो मुँह गीला करने के हिसाब से या थोड़ा प्यास बुझ जाए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। वॉमिटिंग वगैरह अगर हो या गर्मी का मौसम वगैरह हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ले सकते हैं। पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा पानी ले सकते हैं। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का पर्पज़ आपको डिहाइड्रेट करना नहीं है, उसका पर्पज़ खाली ज़्यादा पानी ना हो उसको कंट्रोल करने का है।
कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करने से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, किडनी में पथरी वगैरह की प्रॉब्लम या किडनी का डिटोरिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे केस में आपको हार्ट और किडनी के दोनों के डॉक्टर से साथ में डिस्कस करके उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली किडनी के पेशेंट्स में नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादा पानी लेने को बोलते हैं और हार्ट के पेशेंट्स में हम कम पानी लेने को बोलते हैं। तो वैसे पेशेंट में आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा और दोनों डॉक्टर्स से जो प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगर किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। फल सब्जी से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो सब्जियां जितनी चाहे भी ले सकते हैं। उनको प्रोटीन वाली चीज़ों पर हम ज़्यादा स्ट्रेस करने को बोलते हैं। दाल, तुअर, जो भी तरह की दालें हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन होता है। पर इस वेजिटेरियन प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ज़्यादातर कोई भी वेजिटेरियन प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, यानी उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो वैसे पेशेंट्स में हमें मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। मल्टीपल तरह के प्रोटीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये प्रोटीन में अगर ये अमीनो एसिड कम है, दूसरे में कोई दूसरा कम है, तो ओवरऑल बॉडी को जब प्रोटीन बनाना रहेगा तो या स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ को रिपेयर करना रहेगा तो उसको सारे तरह के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। प्रोटीन पाउडर, अगर जो लोग डाइटरी प्रोटीन्स उतना ज़्यादा नहीं लेते तो प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं, पर अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स में ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है। टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा रहता है। थोड़ा कंटेंट में लेने में फ़ायदा करता है, ज़्यादा लेने में नुकसान करता है। फ्रूट्स के साथ भी वैसा ही है, कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा रहता है। थोड़ा अमाउंट में लेने में आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेने में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं करते हैं। सब्जियां पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बताया गया है कि वो हार्ट के लिए अच्छे हैं, जैसे कि टमाटर है, बीन्स हैं, बादाम है, सीड्स हैं, गार्लिक है, सोयाबीन है, अखरोट है, बेरी है, एवोकाडो है। ये सब सब्जियां हार्ट या फ्रूट्स हार्ट के लिए बेनिफिशियल बताए गए। ये 9 चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा ले सकते हैं। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो हाई पोटाशियम वाले फ्रूट्स ना लें, जैसे कि कोकोनट है, बनाना है, इसमें हाई पोटाशियम है। कुछ फ्रूट्स के लिए मैंने आपको चार्ट दिया जिसमें लो पोटाशियम है, वैसे फ्रूट्स वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। फ्रूट जूस में ग्रेप फ्रूट जूस यूजली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस लिवर के एंजाइम्स को इंड्यूस करता है, तो कई मेडिसिन के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है और मेडिसिन का इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ग्रेप फ्रूट जूस यूजली, यानी अंगूर का जूस यूजली अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर सब्जियां बेनिफिशियल होती हैं, पर हाँ बहुत ज़्यादा खाना है वैसा नहीं है। कई लोग लौकी के जूस के बारे में पूछते हैं कि उससे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। ऑब्वियसली इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, तो इसका कोई बेनिफिट है या नहीं प्रूवन नहीं है। आपको लेना है तो हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट होगा ये एक्सपेक्ट मत करिए। हरी साग सब्जी जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनको विटामिन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने को मना करते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है। पर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में जहाँ एंटी प्लेटलेट्स चल रहा हो वहाँ उसका उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, वहाँ हरी साग सब्जी आप जितना चाहे ले सकते हैं। सीरियल्स में चावल आपको थोड़ा कम लेना है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं। वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उसमें आपको होल ग्रेन सीरियल्स या हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, केक्स है, ये सब आपको कम रखना चाहिए। प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रखना है। शुगर का जहाँ तक सवाल आता है, जितना कम रखिए उतना अच्छा। स्टडीज़ हैव शोन कि इवन फैट से भी ज़्यादा नुकसान करता है शुगर, तो शुगर जितना कम हो उतना अच्छा। स्वीट्स ऑलमोस्ट बन जैसे ही रहेगा। वंस इन ए वाइल टेस्ट के लिए ले सकते हैं, कोई फेस्टिवल या ओकेजन हो, कोई पार्टीज़ हो तो ले सकते हैं, पूरा मना नहीं है, पर कम रखे तो अच्छा है। जैगरी यानी गुड़ लेने से कई लोग को लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। और ज़्यादातर आप यही फॉलो कीजिए कि जितना कम ले उतना अच्छा। शुगर फ्री एज अ शुगर सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ वगैरह, पर इससे शुगर कंट्रोल में बेनिफिट मिलता है, वेट रिडक्शन में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए शुगर फ्री रूटीनली ज़्यादा मत यूज़ करिए। इसका कुछ लोगों को डर लगता है कि शुगर फ्री में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, पर ज़्यादातर स्टडीज़ शो करते हैं कि एस्पार्टेम वगैरह जो इसमें यूज़ होता है वो काफ़ी सेफ़ है, तो कैंसर वाला इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग डार्क चॉकलेट के बारे में पूछते हैं, कहीं कहीं ऐसा डेटा दिया रहता है कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए डार्क चॉकलेट अच्छा है। बेसिकली वो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी शुगर का लेवल्स को ही बढ़ाएगा, तो अगर बेनिफिट थोड़ा बहुत है भी तो भी वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसके लिए हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को रिकमेंड करें। अब बात करते हैं बेवरेजेस की। चाय कॉफ़ी
ज़्यादा जितना चाहे ले सकते हैं, पर जिनको पाल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है, जिनको अरिथमियाज है या हार्ट फेलियर है, उनके केस में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है उससे पाल्पिटेशंस बढ़ सकते हैं। और जिन लोग को फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पर रखा है उनको ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से हार्ट फेलियर हो सकता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं, फैट थोड़ा कम करता है, ऐसा कहते हैं, हार्ट के लिए अच्छा हो सकता है। अगर रेगुलर टी के बदले आप ग्रीन टी लेना चाहें तो मना नहीं है, पर बहुत बेनिफिट करेगा, इसी के लिए कोई बड़ी स्टडीज़ तो नहीं है। दूध अगर लेना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मलाई निकाल के लीजिए। जिन लोग को हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है वो सोडा अवॉइड करें, क्योंकि सोडा से बॉडी में सडनली कार्बोहाइड्रेट गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिससे हार्ट फेलियर वर्सन हो सकता है। और ये सोडा में खाने का सोडा, पीने का सोडा, इनो जैसी सब्सटीट्यूट्स भी इंक्लूडेड है, तो वो सब चीज़ें हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में जितना कम रखे उतना अच्छा। बीपी वाले पेशेंट्स में भी इसको कम रखे तो अच्छा है, क्योंकि इससे बीपी भी बढ़ता है। अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस ज़्यादातर जितना कम रखे उतना अच्छा है। इवन रेड वाइन पीने से भी कोई ब्लॉकेजेस खुलते हैं वैसा कुछ नहीं है, तो बने जितना कम रखें उसको अच्छा। वंस इन अ वाइल, वंस इन 1 मंथ अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो चलेगा, पर यूजली इसको कम ही रखें तो अच्छा है। लास्ट में हम बात करेंगे वेट रिलेटेड इशूज़ की। ज़्यादातर अगर आपका वेट, आपको बैलेंस वेट रखना है, बहुत कम अगर वेट है तो उसको मेंटेन करना है, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो कम करना है। हर आदमी को वेट लूज़ करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको नॉर्मल या बैलेंस्ड वेट रखना है। अगर आपका डाइट की चेंज की वजह से या दवाओं की वजह से एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है, किसी कार्डियक मेडिसिन से वेट लॉस हो सकता है, तो ऐसे केस में आप अगर दवा बंद नहीं हो सकती है तो फिर आपको डाइट स्टिमुलेंट्स या एपेटाइजर्स लेके आपका डाइट इंप्रूव किया जा सकता है, और आप ज़्यादा खाना खा के उसको कंपनसेट कर सकते हैं। कुछ इसमें से दवाइयाँ जो हार्ट के लिए हम देते हैं थोड़ा वेट लॉस कर सकती हैं। जब बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है और पेशेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है तो हमें कभी कभी वो दवाई बंद भी करना पड़ता है। वाले पेशेंट्स में या जहाँ पे हमें बीपी वगैरह को कंट्रोल करना है वहाँ पे एक मेडिटेरियन डाइट का कॉन्सेप्ट होता है। ये मेडिटेरियन डाइट पहले मिडिल ईस्टर्न कंट्री या मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे फॉलो करते थे। ये डाइट में बेसिकली आपको ऑलिव ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करना है, तला तीखा बिल्कुल कम रखना है, ज़्यादा फल सब्जी ज़्यादा लेना है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है, वज़न कम करना है। इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है इस डाइट के दौरान। इस तरह के डाइट को हम जिनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या जिनको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है उस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इस तरह के डाइट को यूज़ करने से ब्लड प्रेशर का लेवल्स भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और इसके तरह के डाइट को फॉलो करने से हार्ट अटैक या क्लॉटिंग का टेंडेंसीज भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इनफैक्ट ज़्यादातर हार्ट पेशेंट में अगर हम इस तरह का डाइट फॉलो करें तो यूज़फुल है, क्योंकि इसेंशियली हार्ट पेशेंट्स के लिए एक तरह से हेल्दी डाइट है। मेडिटेरियन डाइट ये में एक डाइट पिरामिड होता है जो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ। इसको में जो चीज़ें कम रखनी है वो टॉप ऑफ द पिरामिड में है, और जो चीज़ें का कंजम्पशन ज़्यादा रखना है उनको ज़्यादा बार करना है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है वो जितना ज़्यादा लेंगे उतना बॉडी के लिए अच्छा है। यूजली डाइट का स्ट्रैटेजी अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह का होता है। जिन लोगों को हम एंटी प्लेटलेट्स पे रखते हैं, यानी खून पतला करने की जो प्लेटलेट कम करने की दवा है, जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट और स्ट्रोक वाले पेशेंट, लकवे वाले पेशेंट, इसमें हम इनको जो खाना एडवाइस करते हैं उसमें तेल, घी, नमक, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें कम रहेंगी, क्योंकि ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियां हैं। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो भी चीज़ में ज़्यादा रहेगा या शुगर ज़्यादा रहेगा वो नुकसान करेगा। जबकि कुछ और बीमारियां हैं जिसमें हम एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं पेशेंट को, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, वाल्व रिलेटेड बीमारियां हैं। ये सारी जो एंटी कोएगुलेंट दवाइयाँ हैं ये वो विटामिन के वाली खाना अगर पेशेंट ज़्यादा खाता है तो उस पर दवा का इफेक्ट नहीं आता और दवा का डोज में चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में तेल की वाली चीज़ें खाने से कोई नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों को हरी साग सब्जी या विटामिन के कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को कम से कम लेना चाहिए। तो ये दोनों हार्ट है तो हार्ट की बीमारियां या क्लॉट रिलेटेड बीमारियां हैं, दोनों में ही हम खून पतला करने की दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन दोनों का डाइटरी पैटर्न बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों की जो दवाइयां हैं और दोनों का जो बीमारी का वजह है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे वेट रिडक्शन रिलेटेड चीज़ों का। ज़्यादातर कोई भी पेशेंट्स में आप डाइट को जितना अच्छा रेस्ट्रिक्टेड रखें, जितना कम ऑयल्स को यूज़ करें उतना वेट रिडक्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट में शो करते हैं कि सफोला या सनफ्लावर ऑयल खाने से बॉडी का फैट कंटेंट कम हो जाता है और वेट रिडक्शन हो जाता है। ऐसा यूजली नहीं है। ये सब ऑयल्स कंपेरेटिवली कम टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ओवरऑल जितना कम आप तेल को खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जाके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल खाना चालू करें, भले वो कोई भी कंपनी का या कोई भी तरह का ऑयल हो, वो नुकसान ही करेगा। और ज़्यादातर इस तरह के ब्लॉकेजेस, इवन जो प्यूफा वाले हाई प्यूफा वाले ऑयल्स रहते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, वो भी ब्लॉकेजेस को कोई नहीं खोलते। वो उनका इफेक्ट बस ये रहता है कि जान जाने का रिस्क थोड़ा सा कम करते हैं और बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, पर ओवरऑल उनका
पेशेंट के सर्वाइवल पर और पेशेंट के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए कोई रोल नहीं है, और बॉडी का फैट कम करेंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक रेजिमेंट्स में लेमन जूस यानी नींबू पानी को रिकमेंड करते हैं। ये उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि वेट रिडक्शन में ये थेरेपी इसको यूज़ करना थोड़ा बेनिफिशियल रहता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद या रात को सोने के टाइम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ रिकमेंडेड है, एक टिप कह सकते हैं कि जिन लोग का वेट ज़्यादा है वो यूजली रात का खाना, अगर रात का डिनर अगर सोने से कुछ घंटे पहले करें तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और वेट रिडक्शन के हिसाब से ये टिप काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि यूज़फुल है। और कंपेरेटिवली अगर लेट नाइट जस्ट सोने से पहले अगर आप खाना खाते हैं तो वो बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ाती है एज़ कम्पेयर टू अगर खाने का गैप में खाने में 4-5 घंटे का गैप हो नींद से, तो कंपेरेटिवली बॉडी वेट उससे कम बढ़ता है।